हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आ गए हैं एक इंग्लिश की वीडियो लेकर, जिसमें हमने एरर्स के बारे में बात की है। एरर्स जो इंग्लिश के हर एग्ज़ाम में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, क्वेश्चन आते ही आते हैं। बल्कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीडीएस और एफकेट में और एनडीए में 10 से लेके 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी से आ जाते हैं। किससे? एरर से। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और बाकी सभी एग्ज़ाम में, सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम में भी 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसके। तो ये एक अच्छा खासा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। इसे हम इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा। तो अब उस कॉन्सेप्ट को आप क्या कीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसे रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसीलिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम ये दिया हुआ है, एस्पायर्ड ब्रेन्स। आप सिंपली टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम बात करेंगे एरर्स, और इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कोई वो नहीं याद करने की, पूरी रूल बुक याद कर लेनी होती है। रूल बुक याद नहीं करनी होती किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए। आपको सिंपली क्या करना होता है, रीड। कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर क्योंकि आपके कहीं ना कहीं वो जो रूल्स हैं वो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट है। तो आपको लगता है नहीं यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि इस एरिया में ये सही नहीं लग रहा, कुछ और होता है यहाँ पे तो शायद अच्छा लगता। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड मेंबर। तो यहाँ पे एरर इसमें है, क्यों है अब देखिए। इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट, तो मतलब कि कोई ग्रुप होगा जिसमें से ये एक अकेला है, तो उस ग्रुप के मेंबर तो नहीं होगा, ये मेंबर्स होंगे, एक अकेला तो नहीं होगा। तो सिंपल से इसका रूल क्या है, मैं आपको रूल बता देता हूँ। पहला रूल ये है, लिखिए वन ऑफ द। अगर कहीं पे लिखा हुआ है वन ऑफ द, तो वो अपने साथ हमेशा कौन सा नाउन लेगा, वो लेगा हमेशा प्लूरल नाउन। ठीक है, ये पहला रूल है। वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही यूज़ होगा, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें पहला रूल आपको मिल गया है, ये आपने लिख लिया होगा। वन ऑफ द के साथ हमेशा कौन सा यूज़ होगा, प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन में होगा। और देखिए आपको सिंपल सी है, और भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे मिल जाएंगे, आप देखना चाहें तो किसी भी बुक में देख सकते हैं आप। अब इसमें है, राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू जॉइन द ग्रुप फॉर द ट्रिप। इसमें आपने देखा, अगर आप 2-3 बार इसे रीड करेंगे सिर्फ, आप अपने आप इसे ज्वाइनिंग पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए, कुछ और आना चाहिए था। और यही आपका एरर है। टू के साथ अगर डायरेक्ट वर्ब लगी हुई है, टू प्लस वर्ब, तो वो वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो टू के साथ ज्वाइनिंग नहीं आएगा, टू ज्वाइन आएगा। वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ग्रुप फॉर द ट्रिप। ठीक है, ये बेयर इन्फिनिटिव केस होता है। कौन सा? बेयर इन्फिनिटिव केस। इन्फिनिटिव का मतलब है टू प्लस V1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने लिख भी लिया होगा। अच्छा होगा आपके लिए लिख लें, आप इसे रिवाइज करते रहें। अब इस क्वेश्चन को भी आप रीड कीजिए। When there is a will, then there is a way is an old epithet। एपिथेट क्या होता है? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत होती है, मुहावरे होती हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं हिंदी में। ठीक है, सेइंग बोल सकते हैं उसे, ओल्ड सेइंग। ठीक है, तो इसने कहा एक वो होती है ना, जहाँ चाह वहाँ रहा वाली,
वहाँ रहा है, ये रहा है, ठीक है। तो ये एपिथेट ये है, मतलब प्रोवर्ब। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, देन यहाँ पे नहीं आता, ये आपको प्रोवर्ब है सिंपली। इसमें कुछ भी एरर का वो, इसमें कोई रूल नहीं लगा हुआ, सिर्फ आपको प्रोवर्ब अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए प्रोवर्ब भी याद करनी है, क्योंकि वे डायरेक्ट आपको फ्रेज में भी यूज़ हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट टू बी वुमेन्स movement of the late 19th century reached full maturity in the early 20th century. Indian feminism grew out, चलो पास्ट में है, ऑफ द वुमेन मूवमेंट्स, ऑफ द ऑफ के साथ, ऑफ क्या है, एक और समझिए, ऑफ है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मांगता है प्रीपोजिशन, इसलिए ऑफ के साथ द वुमेन्स मूवमेंट। तो वुमेन नाउन है, मूवमेंट्स नाउन है, इसलिए, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें एरर क्या है, क्योंकि ये तो सही है। एक आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि नाउन कौन सा है ये पहचानने वाला। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए एन द, ठीक है, ये कौन से हैं, आर्टिकल। ये दोनों क्या हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। और ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इनके बाद जैसे लिखा हुआ है कोई वर्ड, ए हॉली बुक, तो ए आपका आर्टिकल हो गया। इसके बाद जो भी अगर 3 वर्ड हैं तो 3 में से पहला वर्ड क्या होगा, चलो अभी तो 2 वर्ड है ना, तो ये है नाउन, लास्ट वर्ड क्या होगा हमेशा, नाउन। उससे पहला क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर इससे भी पहला वर्ड है कोई, जैसे ये लिखा है ए वेरी, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए वेरी टॉल बॉय, तो ये ए आ गया आर्टिकल। इसके बाद लास्ट वर्ड तो नाउन होगा, ये इससे पहला वर्ड होगा एडजेक्टिव, और इससे पहला वर्ड होगा एडवर्ब। ये रूल है, ये हमेशा ही होगा, ये भी आप लिख सकते हैं और लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कई क्वेश्चन में, कई एग्जाम्स में आते हैं ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, तो उसमें हेल्पफुल होगा। तो आप इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये 3 तरह के आर्टिकल होते हैं। इनके बाद अगर 3 वर्ड हैं तो कौन से होंगे, पहला एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। 2 वर्ड हैं, एडजेक्टिव और नाउन। एक ही वर्ड है, जैसे ए होल, ए होल, तो ये क्या है, होल डायरेक्ट नाउन है। या फिर द माउंटेन, ऐसे करके, ठीक है। ये आप समझ गए। तो इसमें बात करते हैं, इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन मूवमेंट। इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट हुआ, मतलब बढ़ा या फैलना शुरू हुआ, वुमेन्स मूवमेंट से, ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। ऑफ यहाँ पे से के लिए यूज़ हो गया, से, ठीक है। ये भी देखिए ऑफ है, उसके बाद द आ गया, आर्टिकल आ गया। लेट 19th सेंचुरी, 19th और सेंचुरी दोनों नाउन है, लेट एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि 19th नाउन है, ये बाद वाला नाउन इसे वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई, या इसके लिए सिग्निफाई कर रहा है इसे, ठीक है। रीच्ड फुल मैच्योरिटी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी तो लग रही है, या तो यहाँ पे कमी है, ठीक है। इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन मूवमेंट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी दैट रीच्ड इट फुल मेजोरिटी। तो अगर यहाँ पे रीच्ड इट्स, अगर यहाँ पे इट्स आ जाता तो ये सही हो जाता, पर यहाँ पे इट्स है नहीं, तो दैट कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो दैट लगेगा यहाँ पे। अगर, क्योंकि यहाँ पे इट्स नहीं, अगर यहाँ पे इट्स हो जाता तो दैट यहाँ पे लगता। फिर इंडियन फेमिनिज्म, जिसने या जो ग्रू आउट हुआ या फैला वुमेन के मूवमेंट की वजह से 19th सेंचुरी के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इसमें दैट। मैं इसे सारे को रफ करके आपको दोबारा से समझाता हूँ। इंडियन फेमिनिज्म दैट ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी, तो यहाँ पे दैट आएगा, क्योंकि दैट
आपको इसको ऑब्जेक्टिफाई करेगा, किसको? इंडियन फेमिनिज्म को। ठीक है, ये पता चल गया, ये समझ में आ गया, आपने लिख भी लिया होगा। अब ये देखिए, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट बोलते हैं किसको? फायदे को, बेनिफिट। डी में या एडवांटेज, मेरिट के सिनोनिम में आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फिर याद भी कर लीजिएगा इन्हें। सॉरी, एक सेकंड, ये पेन कभी कभी चलना बंद कर देता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है डेमोक्रेसी की? इज दैट, देखिए दैट यूज हो गया, एवरीवन फील्स फ्री, एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यूज हिज और हर इंटरेस्ट। अब फिर से रीड कीजिए 3-4 बार तो आपको समझ में आना शुरू होगा क्या गलती है। फिर मैं आपको तब तक रूल बता देता हूँ। ये होता है एवरीवन, या फिर हो एवरीबॉडी। एक सेकेंड, नो वन, नोबडी। ये अपने साथ कौन सा नाउन और कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? एवरी वन ऑफ द ट्री। जैसे ये है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो परस्यू क्या है? वर्ब। तो परस्यू कौन सी होगी? एस, ये एस नहीं होगा, ये सिंगुलर होगी। कैन परस्यू हिज और हर इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए आगे, यहाँ पे भी यही ईच और एवरी वाला, ईच और एवरी। तो इसमें क्या है? ईच और एवरी अपने साथ कैसे यूज़ करते हैं? सिंगुलर नाउन यूज़ होता है हमेशा, ये लिखने वाली हैं चीज़ें। जैसे अभी पीछे बताया था ना, ऐसे ही ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन यूज़ होगा और सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, तो ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। हैव, ऑल द स्टेक होल्डर्स की वजह से हैव आ गया। द राइट टू आस्क, टू के साथ आस्क आया। फॉर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल वर्ड है एडजेक्टिव, पर अभी मैंने बताया फोर है। फोर क्या है? एक प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए इसे ITY लगा के नाउन बना दिया गया अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स, देख ऑफ के साथ इट्स आया। इट्स क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि इसे एक वो चाहिए ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने अभी बताया एवरी के साथ क्या सिंगुलर यूज़ होगा, तो एस्पेक्ट नाउन है, तो नाउन सिंगुलर थोड़ी है, नाउन तो प्लूरल है। तो अब तो अगर मैं एस्पेक्ट हो गए खाली, तब जाके सिंगुलर होगा। एस्पेक्ट मतलब हर एक व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया, या कोई भी कोना एक तरीके से। जैसे इसमें बताया गया है एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स जो हैं, उन्हें राइट टू आस्क फॉर अकाउंट, उन्हें जिम्मेदारी, उन मतलब उन्हें पूछना है, उनकी जिम्मेदारी बनती है पूछना कि इस जो एजुकेशन के वे हैं वो किस तरह, कौन कौन से एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहे। इम्प्लीमेंट का मतलब है उन्हें यूज़ किस तरीके से, वे फॉलो किस तरीके से कराए जा रहे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है उसकी, जैसे आपने कोई प्लान सोचा, उसे एग्जीक्यूट करने को ही हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, उसे फॉलो करने को। टू फॉलो द सेम थिंग विच यू हैव डिटरमाइंड। ठीक है, ये समझ में आ गया, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन। और देखते हैं आगे, लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात आपको क्या सीखनी है? सब्जेक्ट कौन सा है? लैंग्वेजेस है या लर्निंग है? सब्जेक्ट इसका है लर्निंग। ठीक है, फ्रॉम, और लर्निंग कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। ठीक है, जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं उन्हें हम सिंगुलर ही मान के चलते हैं। जैसे मैं कह दूँ मिल्क,
तो मिल्क आर नहीं होगा, मिल्क इज़ ही होगा हमेशा, क्योंकि अनकाउंटेबल चीज़ों को हम सिंगुलर मान के चलते हैं, ठीक है। तो लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स, ई एस आ गई, वर्ब, वर्ब में जब ई एस लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर। ये बात पता आपको, वर्ब में अगर हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और अगर नहीं लगाते तो वो प्लूरल रहती है। जैसे डू क्या है, प्लूरल है, आपने हेल्पिंग वर्ब सुनी होगी ना, और इसी में हम ई एस या ई एस लगा दे तो डज लगेगा, वो क्या हो गया, सिंगुलर। इसलिए ही के साथ डज आता है, वी के साथ डू आता है, ठीक है। ये पता चल गया, समझ में आ गया। लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल हारमनी, हारमनी सिंगुलर आएगा, आई एस क्यों लग गया, क्योंकि लर्निंग है ना, अगर लैंग्वेजेस होता तो हारमोनीज मान जाते। तो अभी अभी ये कैसे पता चला कि यही है, सॉरी, ये कैसे पता चला कि यही सब्जेक्ट है। आप फिर से रीड करिए इसे पूरे को। इसने क्या कहा, लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक कल्चर एंड सोशल हारमोनीज। तो लैंग्वेजेस फैला रही है, उन्हें लैंग्वेजेस को सीखना लिंग्विस्टिक कल्चर और सोशल हारमोनी फैला रहा। तो ये लर्निंग है ना, तो इसलिए लर्निंग ही सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे हारमनी आएगा। हारमनी का मतलब है एक तरीके से एमिएबल रिलेशन, एमिकेबल रिलेशन, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मित्रतापूर्ण, ये इसे मैत्रीपूर्ण भी बोल देते हैं, ठीक है। अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, ये लैंग्वेजेस यही है। आगे चलते हैं। वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक एरिया। विम्स एंड फैंसीज क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आएगा, आपको समझ में आना चाहिए। विम्स एंड फैंसीज क्या होता है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आप चाहते हैं, ठीक है, ऑन चॉइस, ठीक है। वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक एरिया। अब ओन का मतलब क्या होता है, उनका सिंपल सा मतलब है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, के ऊपर, इसका एग्जाम्पल दूं, इसे यहाँ पे लिखते हैं, के ऊपर। तो द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ऑन का मतलब टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। पर अगर मैं इन की बात करूं, इनका होता है मे, आई एम लिविंग इन माई हाउस। तो लिविंग इन, ठीक है। तो पब्लिक प्लेस में या पब्लिक प्लेस के ऊपर, तो पब्लिक प्लेस तो में होगा, ये बात सबको समझ में आ गई। तो मे के लिए कौन सा वो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हम, इन, तो ऑन की जगह क्या आएगा, इन, ठीक है। ये बात भी क्लियर है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमी पढ़ते हैं, गिव मी अ सेकंड, जो इकोनॉमी पढ़ते हैं या इकोनॉमी में जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। ऐसे ही जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसे फिजिसिस्ट, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं केमिस्ट, ठीक है। तो बिलीव दैट, दैट आ गया, इंडिया हैड टेकन। अच्छा, आपने अगर टेंस किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो हैज़ वो सॉरी हैड कब आता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज़ या हैव आता है, हैज़ या हैव। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड। और इसमें क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न, ये तो सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, इंडिया हैड टुक। सिंपल सी बात है। बेसिक टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बताओ, ठीक है। आगे देखो,
इरिगेशन वर्क्स हैव ए सिंपल स्पेशल इम्पोर्टेंस इन एन एग्रीकल्चर कंट्रीज़। अब सिंपल सी बात है तो देख के एन आया, एन का मतलब क्या, एक है, एक है तो सिंगुलर यूज़ होना चाहिए ना, तो कंट्रीज़ का क्या मतलब है, इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पढ़ के ही समझ में आ गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बी में ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी में एरर है। अब ये देखिए, ये वर्ड्स हैं, ये आपको लिखने चाहिए। जैसे वर्ड्स हैं टोंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, क्लिप्स, और क्या होता है, और होता है आपका, क्या था ये वर्ड, जो ये वर्ड था इसमें ये भी तो था, एक सेकेंड, तो के बाद क्या था वर्ड, बाइनोक्यूलर, स्पेक्टिकल्स, वे वर्ड लिख लिए ना, बाइनोक्यूलर, दूरबीन को बोलते हैं बाइनोक्यूलर, और स्पेक्टिकल चश्मे को, ग्लासेस। अब आपने देखा होगा, ये वर्ड लिख लीजिए, फिर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये वर्ड आप लिख लीजिए, इनके बारे में भी रूल में बताऊँगा, ठीक है। तो ये होता है, एक तो होता है ग्लास और एक होता है ग्लासेस। ग्लास क्या होता है, कांच, कांच की कोई भी बर्तन या ग्लास। ग्लासेस क्या होता है, चश्मा। चश्मा को, अब इसमें एस क्यों लग गया लास्ट में, ये इसलिए लगा क्योंकि चश्मे दो होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दो आँखों के लिए, इसलिए आइज़ लिखते हैं, पर इन्हें कंसीडर क्या करते हैं हम, सिंगुलर ही करते हैं। एक ट्राउज़र वाला वर्ड बोल रहा था, दो पैर होंगे तभी तो ट्राउज़र बनेगा ऊपर ऐसे, ठीक है। एक और क्या था, सीज़र, सीज़र आपने सबने देखी है, कैंची, इसके भी दो ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो भी ये वर्ड है ये एस इनके साथ ही होता है, पर ये फिर भी सिंगुलर होते हैं। अगर इसे प्लूरल बनाना है, मान लो ये तो है बाइनोक्यूलर्स, क्यूलर्स, ये सिंगुलर है, इसे प्लूरल बनाना है तो इसे लिखेंगे हम पेयर्स, वैसे ऐसे लिखा जाता है, पेयर्स ऑफ बाइनोक्यूलर्स। और यहाँ पे लिखा गया क्या, यानी पेयर ऑफ या ए पेयर ऑफ, और यहाँ पे पेयर्स ऑफ बाइनोक्यूलर्स, ये क्या है, प्लूरल, ठीक है। ऐसे ये ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल, सब वर्ड में क्या आता है, ऐसा आता है इनमें, पर ये सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वर्ड्स लिख लीजिए, ये वर्ड्स याद कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन देखिए, दे आर, दे के साथ आर आ गया, ठीक है। इग्नोरेंट ऑफ, ऑफ के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए व्हाट, ठीक है। इज हैपनिंग हेयर, तो क्या एरर होगी इसमें, सोचिए, इसमें होगी, देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं होगी, हर जगह एरर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने, अगर आपको 3-4 बार रीड करने पे भी एरर समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो, फिर एरर बनाने की कोशिश करते हो कि नहीं यार ये यहाँ पे हो ही सकती है एरर। ऐसी ज़रूरत नहीं है हर जगह एरर हो, कुछ जगह ऐसा भी होता है कि एरर नहीं भी होती, इसलिए वो आपको एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए दे देता है, जिससे आप परेशान हो जाते हो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, हरी लॉस्ट 100 रुपीज़ नोट यस्टरडे, ये कैसे होता है, हाँ ये होता है, अरे पेन नहीं चल रहा, ओ पेन ऑन नहीं था, 100 रुपी, ये नहीं आएगा ना, नोट ए, तो एक नोट है 100 रुपी का, तो 100 हमेशा हंड्रेड्स का भी नहीं होगा, ये गलत है, रुपीज़ का भी नहीं होगा। अगर मैं मान लूँ 10 नोट दिए तो 10 100 रुपी नोट्स, प्लूरल यहाँ पे जाके होगा, ये 100 रुपी, 1000 रुपी, 5000 रुपी, अगर मैं इस पे लिख दूँ कि 5000, अगर ये होता रुपीज़ तो यहाँ पे हो जाता, पर अगर 5000 रुपी अगर यहाँ पे होता कि
₹1000 नोट्स, भले ही अब बंद हो चुके, तो नोट्स नहीं होता, नोट होता खाली। अगर इसी का प्लूरल बनाते तो नोट्स होता। ये बात समझ में आई? ये क्या हुआ भाई? ठीक है, तो ये नोट एस यहाँ पे नहीं आएगा कभी भी। 100 के बाद कभी एस नहीं आएगा, रुपी के बाद कभी एस नहीं आएगा। कब आ सकता है? अगर ये नोट ना होता तो ही गेव मी 100 रुपीज़, तो आ सकता था, ठीक है। पर नोट आएगा तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, क्योंकि अब उसने बता दिया कि एक ही नोट है, इतने रुपए का नोट है, ठीक है। अगर वो कहता है इतने रुपये हैं तो प्लूरल लगता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इसमें एरर बी पार्ट में। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। अब आपने सोचा 1000 के हिसाब से आर तो सही है, पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? द नंबर ऑफ, ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगा? इज। ये बात समझ में आई? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट बता रहा, तो सब्जेक्ट क्या है? नंबर ऑफ गेस्ट। तो नंबर ऑफ गेस्ट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो इज आएगा सिंगुलर की वजह से, द नंबर ऑफ। और ये भी एक रूल है, द नंबर ऑफ अपने साथ नाउन तो प्लूरल लेगा, प्लूरल नाउन, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, सिंगुलर वर्ब। ये लिख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नाउन है, प्लूरल नाउन। आगे चलते हैं। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मतलब होता है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब, लिख देता हूँ, एक्सकर्शन बराबर एक्सपेडिशन। एक तरीके से ट्रैकिंग बोल सकते हैं। माउंटेन पे ट्रैकिंग करने जाते हैं ना, ट्रैकिंग। ये सारे वर्ड का मतलब एक ही होता है, घूमने जाना, एडवेंचरस ट्रिप पे। क्या? एडवेंचर ट्रिप पे, ठीक है। ये बात समझ में आई? टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, ठीक है। अब इसमें एरर क्या है समझिए। ये वर्ड है एज वेल एज along with, together with। ये जब भी वर्ड आए और दो सब्जेक्ट को जोड़ें, कैसे? सब्जेक्ट है प्लस एज वेल एज, ये दूसरे वर्ड ये जो बताए हुए हैं, एज वेल एज और प्लस सब्जेक्ट अगेन, तो जो वर्ब लगेगी वो हमेशा किसके हिसाब से लगेगी? इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। भले ये सिंगुलर हो और ये प्लूरल हो, हमें कोई मतलब नहीं, पर मेन सब्जेक्ट कौन है हमारा? ये। तो मेन हमारा लीड कौन है? ये वाला। तो वर्ब हमेशा किसके हिसाब से लगेगी? इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। ये रूल लिख लिया। तो अब इसमें देखते हैं, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। तो टीचर के साथ हैं स्टूडेंट्स, पर मेन कौन है? टीचर। तो टीचर के हिसाब से ही क्या लगेगी? वर्ब। हैव नहीं, हैज़ आएगा, तो क्योंकि हैव प्लूरल के लिए लगती है और हैज़ सिंगुलर के लिए, तो इसलिए हैज़ आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। बस यही था लास्ट, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारी और भी वीडियो इसी तरीके से आती रहेंगी, आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको बता ही दिया, हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारा एस्पायर्ड ब्रेन्स के नाम से। आप उसे जाके टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। वहीं पे मैं आपको इसकी PDF डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।